Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a topic that is smallpox. तो इससे पहले हमने चिकन पॉक्स कवर किया था. So it is also a communicable disease, smallpox. तो मैं आपको बता दूं कि 1977 में ही जो स्मॉल पॉक्स था वो इंडिया से इरेडिकेट ऑलमोस्ट हो चुका था. निकल चुका है इंडिया से. अब इंडिया में स्मॉल पॉक्स नहीं होता है लोगों को, बट डिस्कस तो हमें करना ही है क्योंकि ये इट इज अंडर दी कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्मॉल पॉक्स क्या है. तो स्मॉल पॉक्स हम कह सकते हैं कि स्मॉल यानी छोटा, ठीक है. तो ये एक वर्ड से डिराइव हुआ है, निकला हुआ है, ठीक. दैट इज नोन एज स्पॉटेड. तो ऐसे छोटे 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 पॉक्स या कह सकते हैं ऐसे छोटे 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 पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में हो जा रहे हैं जो कि दे कैन बी स्पॉटेड. हम उसे, वो छोटे हैं पर हम उन्हें स्पॉट कर सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बॉडी पे कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है, ठीक है. बाद में क्या होता है कि ये एक अल्सर्स में चेंज हो जाते हैं, अपना साइज इंक्रीज करते हैं, इनके अंदर फ्लूइड भर जाता है, अल्सर्स में चेंज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होते हैं क्योंकि ये स्मॉलर देन होते हैं किससे, चिकन पॉक्स से. ओके, सो जब ये था तो इट इज वेरी डेडली डिजीज हम कह सकते हैं. और कॉज्ड बाय द कॉजेटिव एजेंट कौन है, वेरियोला वायरस. तो डेडली डिजीज इसलिए है क्योंकि पूरी बॉडी को, छोटे हैं पर ये पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं, ठीक. बाद में क्या हो रहा है, पहले तो ये सिंपली क्लियर फ्लूइड में, पहले तो ये सिंपली छोटे 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 से दाने दिखते हैं हमें. उसके बाद ये अपने आप को चेंज करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. इसके अंदर फ्लूइड फिल होने लगता है, साइज बढ़ा देते हैं. उसके बाद वो वही फ्लूइड जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, पस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है. सो डेफिनेशन देख लेते हैं. तो इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है जिसको किसकी वजह से हो रहा है, वेरियोला वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है. इसमें हो क्या रहा है, सिंपल सी चीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर आना ही आना है, ठीक. बैक एक इसलिए हो रहा है क्योंकि बैक साइड में बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, हेडेक हो रहा है क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, ठीक. फीवर भी आएगा तो हेडेक भी कॉमन है. लेकिन ये सीवियरिटी कहाँ तक पहुंच सकती है, ये कन्वर्जन्स या कह सकते हैं कि सीजर तक भी इसकी कंडीशन पहुंच सकती है अगर इन्फेक्शन कहाँ चला गया, हमारे ब्रेन के अंदर. ओके, तो कॉजेटिव एजेंट पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में कि वेरियोला वायरस है. इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं. तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कितने टाइम में जो है इन्फेक्शन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है या वायरस इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि सिम्टम आने लगे. मतलब 10 से 14 दिन ये ले लेता है, 10 to 14 डेज ये ले लेता है सिम्टम आने में, समझ गए. या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 10 से 14 डेज जो वायरस है अंदर वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, उसके बाद वो हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है और हमें सिम्टम आते हैं, ठीक है. पैथोफिजियोलॉजी में सिंपल सी चीज है, वायरस एंटर करेगा तो कम्युनिकेबल डिजीज है, किसी के थ्रू किसी से भी हो सकता है, ठीक है. और वो जो पस है वो टच हो गया किसी के तो वायरस एंटर होने के चांसेस हो सकते हैं. तो इन सब की वजह से, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से या वायरस की वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन जो है वो हमारे लिम्फ नोड में पहुंच रहा है. तो लिम्फ नोड में आपको हर बार दिखा चुकी हूँ लिम्फ नोड कहाँ पे होते हैं. तो हमारी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं, हम सब जानते हैं, जो कि डायरेक्टली अटैच होते हैं हमारे ब्लड सप्लाई से. तो लिम्फ नोड में सबसे पहले वायरस पहुंचा. तो सिंपल सी चीज है, अगर लिम्फ नोड में पहुंचा जो कि हमारी पूरी बॉडी में है, तो उसने क्या किया, अब मेन चीज क्या है कि लिम्फ नोड का मेन फंक्शन क्या है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक्टिवेट करते हैं. तो सिंपल सी चीज है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया. 10 से 14 दिन तक क्या हुआ कि उस वायरस ने अपने आप को रेप्लिकेट किया और सिम्टम आने लगे, फॉर एग्जाम्पल फीवर, ठीक है. फिर हमें सिम्टम्स विजिबल होने लगे, हमें लीजन्स दिखने लगे. ये देखिए किस तरह के लीजन्स, हमें स्पॉट लाइक लीजन्स दिखने लगे. देन मैक्यूलस टाइप का दिखने लगा. देखिए ये चीज मैक्यूलस टाइप का मतलब अभी इसमें फ्लूइड फिल्ड नहीं हुआ है, हम कह सकते हैं, ठीक है. सिर्फ अल्सर्स बने हैं, दाने बने हैं, लेकिन उसमें फ्लूइड नहीं आया है. उसके बाद क्या हुआ, पस्ट्यूल्स बन गए. तो पस्ट्यूल्स बना किससे, पस से बना. देखिए पस इसमें ऑलरेडी आ रहा है. तो अब क्या हुआ, वो जो छोटे छोटे अल्सर्स बने थे, दाने बने थे, उसके अंदर क्या हो गया, पस फॉर्मेशन हो गया. और सिंपल सी चीज है, पस तो हमारा इन्फेक्टेड होता है ना, तो उसने क्या किया, टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर दिया, जो कि हमारे सेल्स में टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो गई. और अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो डेथ होने के चांसेस इंक्रीज हो गए. ओके,
नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। सिम्टम्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से 2 वीक्स इन्होंने बताया है कि सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड उसका क्या था, 10 से 14 डेज। तो वही 10 आपका समझ लीजिए 7 डेज, वही आपका 1 वीक हो गया। 2 वीक 7-7 14 दिन हो गए, तो 10 से 14 दिन इंक्यूबेशन हमारा पीरियड था। अगर आप इसमें काउंट कर सकते हैं तो इसमें काउंट कर लीजिए। तो 10 से 14 दिन का मतलब क्या हुआ, 1 से 2 हफ्ते में हमारे सिम्टम अपीयर हो गए, जो कि मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बता दिया है। हाई फीवर होगा क्योंकि वायरस का एंट्री हो चुकी है, सिम्टम्स आने लगे हैं। चिल्स होगा क्योंकि फीवर हो चुका है। हेडेक होगा, बॉडी एक होगा बिकॉज फीवर है। ठीक है, अब आते हैं स्टेजेस ऑफ रैशेस पे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से जो रैशेस हैं उनका जो इफेक्ट है, या कह सकते हैं उनकी जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से हो रही है, ये देखने वाले हैं हम विद द हेल्प ऑफ द सिम्टम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैक्यूलस, मैंने आपको बताया था मैक्यूलस अभी इससे पहले वाली स्लाइड में। कुछ भी देखिए इस तरह, ये मैक्यूलस है, इसमें फ्लूइड फिल्ड नहीं है। अभी जो अल्सर्स आपको दिख रहे हैं वो फ्लैट दिख रहे होंगे, देखिए इसमें फ्लूइड फिल्ड नहीं है। ये जितने भी आपको ये अल्सर्स दिख रहे हैं, देखिए फ्लैट दिख रहे होंगे, तो इनको हम बोलते हैं, इनका पर्टिकुलर नेम है, दैट इज नोन एज मैक्यूलस। ये फर्स्ट रैशेस हैं हमारे जो कि हमें दिखते हैं, लाइक ये सारे देखिए, ये सारे मैक्यूलस है। उसके बाद पैप्यूलस। ठीक है, तो पैप्यूलस क्या है, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब जो ये फ्लैट स्ट्रक्चर था उसने अपने आप को क्या किया, बलून लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। बैग लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, बलून लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, बट इसमें अभी फ्लूइड फिल्ड नहीं हुआ है। नेक्स्ट है वेसिकल्स। वेसिकल्स हमारा आ जाता है कि अब फ्लूइड फिल्ड, क्लियर फ्लूइड फिल्ड, ना कि कोई पस। ठीक है, उसके अंदर क्या होने लगा, पानी भरने लगा, ये कह सकते हैं फ्लूइड फिल्ड होने लगा, जिसको हमने क्या बोला, वेसिकल्स। ठीक है, लेकिन ये फ्लूइड अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। फिर आता है हमारा पस्ट्यूल्स। तो पस्ट्यूल्स के नेम में ही पस आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ, वो जो क्लियर फ्लूइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पस में कन्वर्ट हो गया। फिर जब वो ठीक होने लगता है वो एक स्कैब की तरह बन जाता है। ये देखिए सूखने लगता है, ये हो गया हमारा स्कैब, जो ये सूखने लगा है, जिसमें कहीं पर भी चोट पे हम कह सकते हैं स्कैब बन जाता है, पपड़ी जम जाती है, वही होता है स्कैब। उसके बाद क्या होता है, वो जो स्कैब है वो फॉल डाउन हो जाता है। जब उसने रिकवर, मतलब ये चीज रिकवर हो गई, तो जो उसके ऊपर स्कैब था वो फॉल डाउन हो गया, गिर गया, और वो एक निशान छोड़ के जाता है, कह सकते हैं कि एक गड्ढा, ग्रूव छोड़ के जाता है ना। आपने देखा होगा कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स जिसको होता है उसके कहीं ना कहीं ग्रूव्स दिखते हैं। स्मॉल पॉक्स में कम दिखते हैं, चिकन पॉक्स वाले जो होते हैं वो ज्यादा लार्ज होते हैं, तो वो ग्रूव्स हमें दिखने लगते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम हिस्ट्री कलेक्शन कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो किसी क्राउडी एरिया में एक्सपोज हुआ हो, या किसी लाइक फ्रेंड सर्कल में किसी को चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हुआ हो, तो इस वजह से एक्सपोजर वाले जितने भी पर्सन्स हैं उनको हो गया हो, या जो भी आया है हमारे पास पेशेंट उसको हुआ हो इस वजह से। ठीक, देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम वही सारे रैशेस देख सकते हैं। ठीक है, वाइटल साइंस देख सकते हैं। वाइटल साइंस में हमें जो हमारा कह सकते हैं कि फीवर हमें मिलेगा, सिंपल सी चीज है। पल्स जो है हमारी वो रैपिड मिलेगी, तेज पल्स मिलेगी। देन पेन लेवल देख सकते हैं इंस्पेक्शन में उसके, विद द हेल्प ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। होल बॉडी एनालाइज करेंगे हम कि किस तरह के रैशेस उसके ऊपर हैं और कौन सी स्टेज है, पस बन गया है कि नहीं बन गया है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। देन लैब इन्वेस्टिगेशन में हम DFA कर सकते हैं। तो DFA क्या है, डायरेक्ट फ्लूरेसेंट एंटीबॉडीज। एक ये टेस्ट होता है, सिंपल सी चीज है कि जब कोई भी इंफेक्शन हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर कौन गया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए हैं, या कह सकते हैं कि वायरस गया है जो कि एंटीजन है, तो हमारी बॉडी उसको कह सकते हैं उससे प्रिवेंट करने के लिए हमको एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। तो ये एक टेस्ट है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ है कि नहीं। एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन कैसे होगा,
जब एंटी बॉडीज एंटीजन को बाइंड कर लेती है, पकड़ लेती है, सिंपल सी चीज है, पकड़ेगी और किल कर देगी, ठीक है, बाइंड कर लेती है, उसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये हम किसके थ्रू करते हैं? स्प्यूटम लेते हैं पेशेंट का और उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो चुका है कि नहीं। नेक्स्ट है पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है, ठीक है, इसमें हमें पता चलता है कि किस टाइप का या कौन सा वायरस हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मींस विजुअलाइजेशन, माइक्रोस्कोपी मींस विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव स्ट्रेन कह सकते हैं, हम देख रहे हैं पॉक्स वायरस का, ठीक। तो ये 95% एक्यूरेट मिलता है, हम कह सकते हैं। इसमें हम करते क्या है कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम देखते हैं, किसका? टिश्यू सेल्स का हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल्स अफेक्टेड हो जाते हैं जब हमारे पस्ट्यूल्स निकल आते हैं, है ना। तो पस्ट्यूल्स क्या है? पस फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो वो टॉक्सिसिटी बढ़ गई, तब जो होता है वो हमारे सेल्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो हम उस चीज की स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। तो फ्लूइड ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैंपल, हम वो जो फ्लूइड भरा हुआ है, वेसिकुलर फ्लूइड भरा हुआ है, मैंने आपको बताया था जो क्लियर फ्लूइड होता है उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है, उसको हम ले सकते हैं, या स्कैब हम ले सकते हैं, उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अबाउट द वायरस। या हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितना कैरेक्टरिस्टिक है उस फ्लूइड का टॉक्सिसिटी इंक्रीज करने का, ठीक है, और पस फॉर्मेशन कितने टाइम में हो जाएगा, ठीक। अभी तो वो क्लियर है और कितने टाइम में वो पस में चेंज हो जाएगा, ये सारी स्टडीज हम उसके थ्रू करते हैं। देन हम ब्लड कल्चर करेंगे, तो ब्लड कल्चर में हमें पता चल जाएगा प्रेजेंस ऑफ द वायरस, कितने अमाउंट में और किस एनवायरमेंट में जो वायरस का रेप्लिकेशन हो रहा है, अपने आप को फैला रहा है, तो किस अमाउंट में वो फैला रहा है। देन ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? एक तो पहली चीज तो कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है इसका स्मॉल पॉक्स का अभी तक, तो रिसर्च के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है। बाकी सपोर्टिव केयर हम दे सकते हैं, मान लीजिए हो गया किसी को तो उसकी सपोर्टिव केयर हम प्रोवाइड उसको कर सकते हैं, मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं, फिजिकल सपोर्ट हम दे सकते हैं, ठीक है, हाइजीनिक प्रैक्टिस उसकी करवा सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक, एंटीवायरल थेरेपी दे सकते हैं। तो जो एंटीवायरल थेरेपी में एग्जांपल ले लीजिए साइडोफोवर, ठीक है, तो ये साइडोफोबिया करती क्या है कि ये इन्फेक्शन को डायरेक्ट डिक्रीज करती है। तो सिंपल सी चीज है, इन्फेक्शन कैसे डिक्रीज हो रहा है? इफेक्ट जो है वो वायरस का जो इफेक्ट है, जो वायरस जितना स्ट्रांग है उसकी स्ट्रांगनेस को वो डिक्रीज कर रही है और उसको लेस स्ट्रांग बना रही है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा है। देन प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वैक्सीन में हमें वैक्सीन से हमें क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा वैक्सीन से कि हमारा जो इन्फेक्शन है, जो हमारा कॉजेटिव एजेंट है, वो उसका जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होता चला जाएगा और हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। और ये मेन इसका इफेक्ट क्या है कि ये एंटीबॉडीज को स्ट्रांग करती है और उसका जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करती है। तो अगर हम 3 डेज एक्सपोजर से जैसे कि मैं हूं और मैंने किसी स्मॉल पॉक्स के पेशेंट के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर कर लिया और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने डायरेक्ट एक्सपोज कर लिया तो मुझे भी हो जाएगा, तो मैं वैक्सीनेशन ले सकती हूँ। विद इन 3 डेज अगर मैं ले लूंगी तो मेरी बॉडी में जो हमारे एंटीबॉडीज है उसका प्रोडक्शन होना अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा और वायरस एंटर तो हो ही चुका है। तो हमें पता कब चल रहा है वायरस एंटर होने का? सिम्टम्स कब आ रहे हैं? 1 से 2 वीक्स के अंदर अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सिम्टम्स कब आएंगे? जब वायरस रेप्लिकेट कर देगा। तो रेप्लिकेशन से हमें बचाव मिल जाएगा, कह सकते हैं कि हमारी जो एंटीबॉडीज है वो वायरस को रेप्लिकेट होने से प्रिवेंट कर देगी। तो सेम चीज है, वही 1 से 3 डेज या 1 से 4 डेज के एक्सपोजर से पहले ही हमने वो वैक्सीन ले ली, जिसकी वजह से हम इस डिजीज से बच गए। एंटीबॉडीज प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। तो एंटीबॉडीज के लिए हम टीकोवायरोमैट एक आती है, ठीक है,
ड्रग आती है उसको हम यूज कर सकते हैं, वो हमारे वायरस के रेप्लिकेशन को डिक्रीज करके रखेगी। या कह सकते हैं कि एंटीवायरल थेरेपी ले सकते हैं। वैसे एंटीवायरल थेरेपी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या कह सकते हैं ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि वायरस हमारे अंदर कौन एंटर कर चुका है, वायरस एंटर कर चुका है। आसाइक्लोविर कर सकते हैं यूज। इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये डायरेक्ट इन्फेक्शन पे इफेक्ट करती है और उसको डिक्रीज करके रखती है। देन प्रिवेंशन के लिए हमें पेशेंट का आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज है, तो आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, क्योंकि हाइजीनिक प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे तो कंटामिनेटेड चीजें कंटामिनेटेड हो जाएंगी और एक से दूसरे को स्प्रेड हो सकता है। वैक्सीन के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। उसकी जितनी भी चीजें हैं पर्सनल यूज की, तो उसको अलग रखना है, कोई और उसको ना यूज कर पाए, इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकते हैं? अर्थराइटिस हो सकता है, तो अर्थराइटिस ज्वाइंट इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो सिंपल सी चीज है, अर्थराइटिस होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअस, और अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो वो बोन्स तक जा सकता है। आई इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस वगैरह, कोरोनियल इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज क्योंकि ऑल ओवर द बॉडी में हमारे क्या है, पस्ट्यूल्स इंक्रीज हो चुके हैं, पस्ट फॉर्मेशन हो चुका है। तो मैंने आपको बताया ना कि जब पस्ट्यूल्स बन जाते हैं तो वो हमारे हर मतलब पूरे बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। निमोनिया हो सकता है, बिकॉज अगर वायरस जो है वो लिम्फ नोड से होता हुआ ब्लड सप्लाई में चला गया, ब्लड सप्लाई से वो कहाँ कहाँ जा सकता है, पूरी बॉडी में जा सकता है, और अगर वो लंग्स में चला गया तो वो निमोनिया भी कॉज कर सकता है। सेम एंसेफेलाइटिस कॉज कर सकता है। तो एंसेफेलाइटिस क्या है? इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन को हम एंसेफेलॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेन इन्फेक्शन कैसे कर सकता है? सेम मैंने आपको चीज बताई है कि ब्लड सप्लाई के थ्रू वो कहीं पर भी मूव कर सकता है। अगर ब्रेन में चला गया तो वो एंसेफेलॉन में इन्फेक्शन कर देगा, यानी ब्रेन में इन्फेक्शन कर देगा, और हमें क्या हो जाएगा? एंसेफेलाइटिस। सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है अगर ब्लड सप्लाई, या कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट हो गया, ठीक। ब्लड वेसल्स की जो लेयर है, इनर लेयर, जिसे हम ट्यूनिका एंटिमा बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ब्लड वेसल्स है, मैं आपको बता देती हूँ ऐसे सिंपली, ये है ब्लड वेसल, ठीक। ये भी कई लेयर से मिलके बनी है, ठीक है। जो सबसे इनर वाली लेयर है, सबसे पहले अफेक्ट तो उसी पे होगा। क्यों? क्योंकि वायरस कहाँ पे है? ब्लड के अंदर है, तो ये अटैक करेगा तो इनर लेयर पे करेगा, जिसको हम ट्यूनिका एंटिमा बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या हो सकता है? धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है इन्फेक्शन, और हमारा जो ब्लड है वो अफेक्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो हमारी क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकती है। स्किन स्कारिंग हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, आप इस कंडीशन को तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये स्मॉल पॉक्स निकल चुके हैं, तो स्किन स्कारिंग होना बहुत ऑब्वियस है। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बहुत परेशान है, उसको उस पस्ट्यूल्स में ईचिंग हो रही होगी, ठीक है, फीवर हो रखा हुआ है, ठीक है, एनोरेक्सिया है, उसे एंजाइटी वगैरह है, तो पेशेंट को हमें कंफर्टेबल रखना है। जैसे उसको कंफर्टेबल पोजीशन चाहिए, या एक्स्ट्रा कह सकते हैं कंफर्ट जोन चाहिए, या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पिलो वगैरह, जो भी उसको चाहिए वो सारी चीजें हमें देनी है। हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। पेशेंट को स्ट्रिक्ट आइसोलेट करना है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है। ड्रेसिंग अप्लाई हम कर सकते हैं लीजन्स पे, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, तो हम कोल्ड ड्रेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कोल्ड ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, हल्की सी ठंडी ड्रेसिंग आती है वो अलग से, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। एंड वैसे भी उसको फीवर हो रखा हुआ है, तो फीवर भी थोड़ा सा रिड्यूस होगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कि पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देके रखनी है कि दोबारा से ऐसा इन्फेक्शन उसको ना हो, इसीलिए वो अपने आप को प्रिवेंट करके रखे। अगर इस तरह का कोई पेशेंट मिलता है, या बच्चा है तो बच्चा मिलता है, तो उससे दूर रहे, ठीक है। ये सारी चीजें हम उसे बताएंगे। एंट्रेंस को प्रिवेंट करना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ये जो वायरस है उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं हम? सिंपल सी चीज है, दूरी बना के रख सकते हैं, ठीक है।
और दूसरी चीज ये है कि अगर हम केयर भी कर रहे हैं उस पेशेंट की, तो अपने आप को यूनिवर्सल प्रिकॉशन के साथ उसकी केयर करेंगे, ठीक है। ग्लव, गाउनिंग, मास्किंग, ये सारी चीजें हम यूज करके ही उसकी केयर करेंगे, जिससे कि हमें वो सारा इन्फेक्शन ना हो जाए। पेन की डिग्री को असेस करना है, क्योंकि उसको एक्सेसिव पेन हो सकता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पैनिक हो सकता है, तो इसके लिए हमें पेन रिलीफ उसको प्रोवाइड करनी है एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स। पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो सफिशिएंट बेड रेस्ट ले, एटलीस्ट उसकी जो रिकवरी है वो प्रॉपर हो सके, क्योंकि वो जितना मूव करेगा और इधर उधर जाएगा उतना ही कंटेमिनेटेड करेगा चीजों को और दूसरों के लिए भी रिस्क इंक्रीज कर देगा। सपोर्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि उसको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, कुछ भी उसको चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। हीलिंग को भी प्रमोट करके रखना है। कैसे प्रमोट करना है? प्रॉपर केयर प्रोवाइड करके हमें हीलिंग को प्रमोट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल पॉक्स। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।